एक सवाल जो कि आपके और मेरे मन में हमेशा आता है कि राहुल गांधी इतनी कोशिश करने के बावजूद भी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी से पहले कांग्रेस की ओर से ऑलरेडी 6 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फिर राहुल गांधी के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? और दोस्तों, जब मैंने इसके बारे में जानना शुरू किया तो मुझे पता चला कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नहीं बनने के पीछे कोई और नहीं बल्कि वो खुद और उनकी पार्टी के लोग हैं। अगर शुरुआत से शुरू करें तो 1947 में इंडिया आज़ाद होता है और देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन नेहरू जी उस समय कोई वोटिंग से प्रधानमंत्री नहीं बने थे, बल्कि उस समय कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी और नेहरू जी कांग्रेस के सबसे पावरफुल लीडर थे और इसीलिए वो फाइनली बिना किसी वोटिंग के देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। That was how millions felt as Premier Nehru lay dead. Priests came to the Prime Minister's residence to chant prayers, expressive of a nation in grief. अब 27 मई 1964 में नेहरू जी की डेथ होने के बाद गुलजारी लाल नंदा कांग्रेस की ओर से कुछ समय के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फाइनली नेहरू जी की डेथ के बाद देश में फिर से इलेक्शन होते हैं और अब की बार कांग्रेस की ओर से लाल बहादुर शास्त्री इलेक्शन जीतकर देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन कुछ साल के बाद अनफॉर्चुनेटली 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद देश में फिर से इलेक्शन होते हैं और अब की बार कांग्रेस की ओर से एक नया नाम इलेक्शन जीतता है, नेहरू जी की एकलौती संतान इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अपने फर्स्ट फेज में 1966 से 1977 तक देश की पीएम बनती है और फिर सेकंड फेज में 1980 से 1984 तक देश की पीएम रहती है। Good evening. Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today, shot down by 2 of her own bodyguards. आखिरकार इंदिरा गांधी की मौत के बाद देश में फिर से इलेक्शन होते हैं और अब की बार इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी इलेक्शन लड़ते हैं और फाइनली राजीव गांधी अब तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत हासिल करते हुए 401 सीट जीतकर देश के पीएम बनते हैं। ये टाइम गांधी फैमिली का सबसे गोल्डन टाइम था। आज़ादी के बाद वो एक के बाद एक हर इलेक्शन जीतते जा रहे थे, लेकिन इस समय ये बात कोई नहीं जानता था कि आगे चलकर गांधी परिवार की यही जीतें राहुल गांधी के पीएम बनने में सबसे बड़ी दिक्कत देगी। फाइनली राजीव गांधी के बाद 1991 से 1996 तक एक बार फिर कांग्रेस की ओर से पीवी नरसिम्हा राव देश के पीएम बनते हैं और फिर फाइनली कांग्रेस की ओर से लास्ट प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक। आज़ादी के बाद कांग्रेस के 6 प्राइम मिनिस्टर ने 54 ईयर तक देश पर राज किया और इन 6 में से 3 प्राइम मिनिस्टर गांधी फैमिली के थे, नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव गांधी, जिन्होंने कांग्रेस के 54 ईयर में से 37 ईयर तक देश पर शासन किया और बाकी के 3 प्राइम मिनिस्टर भी गांधी फैमिली के रिमोट कंट्रोल थे। वो सिर्फ कहने के प्रधानमंत्री थे, आखिरकार होता वही था जो कि गांधी फैमिली कहती थी। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन रिमोट कंट्रोल 10 जनपद में मैडम के पास था। कांग्रेस पर जिस तरीके से गांधी फैमिली का कंट्रोल रहा है, बस यही चीज राहुल गांधी को सबसे ज्यादा भारी पड़ गई, क्योंकि पिछले 54 ईयर से देश पर कांग्रेस का राज था, लेकिन अब पब्लिक कुछ अलग चाहती थी। और फिर आते 2014 के लोकसभा इलेक्शन कमीशन finally announced the dates for the upcoming Lok Sabha elections, a mammoth exercise to be held in 9 phases over 5 weeks beginning the 7th of April to counting on the 16th of May. अब 2014 के लोकसभा इलेक्शन में 2 पार्टीज आमने सामने थी, बीजेपी और कांग्रेस। अब 2014 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को रिटायर्ड करके एक बार फिर गांधी फैमिली के राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में आगे किया, लेकिन राहुल गांधी के सामने थे बीजेपी के दिग्गज नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब राहुल गांधी और मोदी जी में जमीन आसमान का फर्क था। 1970 में राहुल गांधी का जन्म होता है और 1990 तक वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके पॉलिटिक्स में आते हैं।
शुरुआत में राहुल गांधी कांग्रेस के छोटे बड़े नेता के रूप में काम करते हैं, लेकिन आखिरकार 2004 में वो अपना पहला लोकसभा इलेक्शन उत्तर प्रदेश के अमेठी से लड़ते हैं और जीतते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है राहुल गांधी के पॉलिटिक्स करियर की। 2004 के बाद 2009 में एक बार फिर अमेठी से राहुल गांधी को लोकसभा इलेक्शन में जीत मिलती है, और फिर 2014 में वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के दावेदार बनते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता है 2014 में राहुल गांधी की पहचान सिर्फ कांग्रेस और गांधी फैमिली से थी, ना कि अपने काम की वजह से। राहुल गांधी ने अपने पॉलिटिक्स करियर में ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं किया था जिस वजह से वो प्राइम मिनिस्टर के दावेदार बन सके। लेकिन दूसरी तरफ से बीजेपी के ब्रिलियंट लीडर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनकी स्टोरी कुछ अलग थी। 1950 में जन्मे मोदी जी ने चाय बेचकर अपने करियर की शुरुआत की और फिर वो आरएसएस से जुड़े। 1987 में फाइनली वो बीजेपी में शामिल हुए, और बीजेपी कोई पारिवारिक पार्टी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने काम और पॉलिटिक्स की वजह से जल्दी इस पार्टी में एक बड़ी इमेज बना ली, और आखिरकार 2001 में वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, और 2014 तक लगातार 4 बार वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे। 2001 से 2014 के बीच में गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहते हुए मोदी जी ने गुजरात का नक्शा बदल दिया। मोदी जी ने चीफ मिनिस्टर रहते हुए गुजरात में इतना शानदार काम किया कि गुजरात को एक इकोनॉमिक पावर बना दिया। पूरा देश गुजरात की ग्रोथ को देख रहा था कि कैसे एक चीफ मिनिस्टर ने गुजरात का भविष्य बदल दिया। मोदी जी की स्टोरी कुछ अलग थी, इंस्पायरिंग थी कि कैसे ये बंदा चाय बेचकर यहाँ तक पहुँचा है। मोदी जी ने अपनी काबिलियत गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहते हुए सबको दिखाई थी, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस और गांधी फैमिली के मोहताज थे। Times now is calling the election in favor of the NDA. It appears at 9:37 a.m. and we are calling the election. From our experience, Jay, put the numbers together. The NDA has won the election of 2014. The BJP would have won the election. आखिरकार 2014 के लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी की लीडरशिप में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया, और राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस ने अपने करियर की सबसे कम 44 सीट्स जीती। कैन यू बिलीव दिस? 2019 में मोदी सरकार ने पिछली बार से भी ज्यादा 303 सीट्स हासिल की, और कांग्रेस ने 52। एक चाय बेचने वाले ने पूरी की पूरी कांग्रेस को पानी में बिठा दिया। कांग्रेस हर दिन अपनी पावर को लूज कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ एक फैमिली रन करती है। कांग्रेस के जो 23 सबसे बड़े नेता हैं, इन्हें G23 कहा जाता है, और इन G23 ने अगस्त 2020 में कांग्रेस को एक लेटर लिखा था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस लेटर में क्या लिखा था? आप जानकर शॉक हो जाओगे। जब हमने G23 की लेटर लिखी तो G23 में क्या था? पहले कुछ 4 पहरा तो पैराज फैमिली पर थे कि नेहरू ने इतना अच्छा काम किया, फ्रीडम फाइटर से लेकर, और बाद में इंदिरा गांधी ने इतना अच्छा काम किया, राजीव गांधी ने ये काम किया, सोनिया गांधी ने ये काम किया, राहुल जी की भी एक लाइन है। लेकिन आज कांग्रेस आगे बढ़ नहीं रही है। लोकसभा में हमारे 2 टर्मों से लीडर अपोजिशन नहीं है, और इस पे कोई विचार मंथन नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने इंडिविजुअली आपको बताया है, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। आज कलेक्टिवली बताते हैं, ये है कि हम चाहते हैं फुल टाइम प्रेसिडेंट हो, हमारे ब्लॉक लेवल के पार्टी के इलेक्शन हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के, वर्किंग कमेटी के इलेक्शन, जो कि 26 साल से नहीं हुए हैं। जहां 26 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं, वो पार्टी कैसे बढ़ेगी? पर राहुल ने तब भी उस दिन नहीं, मुझको नहीं हुआ। जब मीटिंग वर्किंग कमेटी कहा, ये तो मोदी ने लिखी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। राहुल गांधी और गांधी फैमिली ने इस लेटर को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, जिस वजह से कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस से छोड़ने लगे, लाइक जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद,
यूनियन मिनिस्टर RPN सिंह, पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, यूनियन मिनिस्टर जितिन प्रसाद, संजय सिंह, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, रवनीत बिट्टू, परनीत कौर, टॉम वडकन, सुष्मिता देवी, प्रियंका चतुर्वेदी, अनिल एंटनी, गौरव वल्लभ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुरेश पचौरी, अर्जुन मोडवाडिया और मिलिंद देवड़ा जैसे 60 से भी ज्यादा नेताओं ने 2014 के बाद कांग्रेस छोड़ी है। याद रखिए दोस्तों, 2014 यानी कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के दावेदार बनने के बाद, यानी कि ये सब राहुल गांधी की गलतियां है। और दोस्तों पता है इन सब ने पार्टी छोड़ते समय क्या कहा? लेकिन आज मुझे अब लगता है कि मेरे और मेरे जैसे सीनियर लोगों के लिए इस कांग्रेस पार्टी में न तो संवाद स्थापित हो पा रहा है और न उन संवाद पे फिर न कोई सुझाव या सम्मान नहीं हो पा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज अब जो हमारी इमर्जिंग लीडरशिप है कांग्रेस की, शायद उसको मेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने आज लोकसभा से त्यागपत्र ले दिया। मैंने बोला ना, जब तक मैं कांग्रेस में था तो मैं टिप्पणी कर सकता था, ठीक है ना। हम G23 में भी रहे, अब मैं कांग्रेस के बाहर हूँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। मैं नहीं समझता कि उचित है कि मैं कांग्रेस के बारे में कुछ कहूँ। कुछ अफसोस कहीं सर है? मैंने बोला ना, मैंने कुछ देखिए, किसी के साथ संबंध रहे 30-31 साल, ठीक है ना, तो संबंध छोड़ना कोई आसान काम नहीं होता, इतना ही काफी है। गुलाम नबी आजाद, जो कि पिछले 50 सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि पहले की कांग्रेस में उन्हें हर चीज की छूट होती थी, लेकिन आज नहीं। जो मैं सोचता था उसको बड़ी आज़ादी से बोला, चाहे वो संजय गांधी का ज़माना हो, इंदिरा गांधी का ज़माना हो, राजीव गांधी का ज़माना हो, केसरी जी का हो, नरसिम्हा राव जी का हो, मनमोहन सिंह जी का हो, सोनिया जी का हो। लेकिन जब हमें लगा कि अब आज़ाद बोलने से, आज़ादाना तरीके को बोलने से अच्छा नहीं लगता लीडरों को, या उसकी सुनवाई नहीं होती है, या लोग चाहते नहीं है लीडरशिप में, हमने छोड़ दिया। 2019 के लोकसभा इलेक्शन के बाद तो कंडीशन इतनी खराब हो गई कि राहुल गांधी को उनकी अपनी पार्टी के लोग ही पसंद नहीं करते थे, जिस वजह से 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस की बुरी हार के बाद राहुल गांधी को कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़नी पड़ी। जस्ट इमेजिन दोस्तों, जिस फैमिली ने 54 ईयर तक देश पर राज किया, आज उसे अपनी अध्यक्षता छोड़नी पड़ी। कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने अब अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने साफ तौर पर एक ट्वीट किया है और इसमें इस बात की जानकारी दी है कि फिलहाल कांग्रेस में कोई अध्यक्ष नहीं है। लेकिन आपको पता है राहुल गांधी की एक और सबसे बड़ी गलती क्या है? बीजेपी की हर बात को गलत कहना। बीजेपी ने जितने भी फैसले लिए हैं, राहुल गांधी ने उन्हें नेगेटिव ही बताया है, फिर चाहे वो अच्छे हो या फिर बुरे। उल्टा राहुल गांधी को इन्हें नेगेटिव बताने के बजाय खुद से गजब के काम करने चाहिए, जिससे कि पब्लिक में उनकी अच्छी इमेज बन पाए, लाइक चीफ मिनिस्टर रहते हुए मोदी जी ने बनाई थी। साथ ही राहुल गांधी को अपने बोलने के तरीके को भी बेटर बनाना होगा, क्योंकि वो कई बार भाषण में ऐसी बचकानी हरकतें कर देते हैं जिससे वो नेता कम और कॉमेडियन ज्यादा लगते हैं। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं। प्रधानमंत्री यहां खड़े होते हैं, कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नारेगा, मनरेगा। लेकिन बीता इतिहास कुछ भी रहा हो, लेकिन इस समय राहुल गांधी खूब मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा से देश के आम जनता से मिलना। सोशल मीडिया पर भी इस समय राहुल गांधी खूब एक्टिव है, जिससे कि डिजिटली तरीके से पब्लिक तक पहुंचा जा सके। यही वजह है कि पिछले लोकसभा इलेक्शन के मुकाबले इस साल कांग्रेस अच्छी पोजीशन में दिखी है, लेकिन फिर भी बीजेपी से टक्कर लेने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस को और ज्यादा मेहनत करनी होगी। और अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो आने वाले समय में राहुल गांधी भी देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है।
नहीं, मैं टिकट नहीं मांग रहा हूं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है और अपनी जगह बनाई है, और हमारे यूपीएससी के फील्ड में जो भी 95 प्लस पाता है उसका प्री निकल जाता है, और राहुल जी का 99 पे प्री निकल गया है, और 29 में मेंस और 34 में इंटरव्यू प्रधानमंत्री। हमारा मकसद किसी पार्टी या व्यक्ति को ब्लेम करना नहीं है। हम तो चाहते हैं कि देश को एक अच्छी सरकार मिले। देश में हमेशा अपोजिशन मजबूत होना चाहिए। अगर देश में विपक्ष मजबूत रहता है तो एक्टिव गवर्नमेंट को हमेशा ये डर रहेगा कि अगर उसने अच्छा काम नहीं किया तो अब की बार अपोजिशन जीत जाएगी। साथ ही एक लोकतांत्रिक देश में समय समय पर अलग अलग पार्टी की गवर्नमेंट बदलती रहे तो अच्छा रहता है। इससे अलग अलग पार्टीज में अच्छे से अच्छा काम करने का कंपटीशन रहता है और यही कंपटीशन देश को आगे लेकर जाता है।